भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत के भौगोलिक विभाजन की मात्रा, भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया? 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, और यह प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश कितने हो गए? 4 हो गए। मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ठीक है, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ठीक है, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 भौगोलिक प्रदेश हुआ, ठीक है, 6 भौगोलिक प्रदेश हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बात करें, देखो उत्तर पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की बात करें, जो ट्रांस हिमालय है ये 3 श्रेणियों में, देखो ट्रांस हिमालय की बात करें, इसकी ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर है। कितनी है भैया? इसकी औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर, या 3 समांतर पर्वत श्रृंखला में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। काराकोरम श्रेणी की बात करें, देखो काराकोरम श्रेणी को से एशिया ग्रीड की हड्डी भी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है तुमसे पूछा जाए तो कृष्णगिरी पर्वत है, ठीक है। काराकोरम को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन यह भारत में से सबसे चोटी नहीं है, यह पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। अब काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों की मात्रा, सबसे पहले ग्लेशियर आता है जिसे कहता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की मात्रा से सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है जो कि श्योक नदी की सहायक नदी है, और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहाँ पर 1984 ईस्वी में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ठीक है, घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के बाद और भी आते हैं, जैसे बाल्टोरो ग्लेशियर, साल्टोरो ग्लेशियर, बैफो इंजास्पर ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टोरो, साल्टोरो, बैफो इंजास्पर ग्लेशियर आते हैं। इसका आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो देखो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी पर्वत है। राकापोशी पर्वत की बात करें तो भारत की सबसे तीव्र ढलान, यह विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी है, विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी है। इसी लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे मैंने तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। इसी लद्दाख पठार में क्या है, कौन कौन सी घाटियाँ स्थित है? नुब्रा घाटी, पूगा घाटी और सच्चर गैप घाटी स्थित है, ठीक है, नुब्रा घाटी, पूगा घाटी और सच्चर गैप घाटी स्थित है। इसके बाद आता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की मात्रा, जास्कर श्रेणी की खास बात क्या है कि यहाँ पर भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, हिमाचल प्रदेश, द्रास जम्मू कश्मीर स्थित है, ठीक, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास जम्मू कश्मीर इसी श्रेणी में आता है। शेषनाग झील और बैरीनाग झीलें भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय को हिमालय से या महान हिमालय से इंडो सांको सर्चर जोन अलग करता है। क्या करता है? ट्रांस हिमालय को हिमालय से या बाह्य हिमालय से या महान हिमालय से इंडो सांको सर्चर जोन अलग करता है। कैलाश पर्वत श्रृंखला भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय की मात्रा, सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति की, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो हिमालय की उत्पत्ति संबंध में एक सिद्धांत दिया था, इसे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहा जाता है। ये किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। देखो हिमालय की उत्पत्ति हुई है एक भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से, और टेथ सागर के निक्षेपों से इसकी उत्पत्ति हुई। इसलिए टेथ सागर क्या कहता है? हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले मीसोजोइक काल या टर्शियर युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब हिमालय को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले आता है महान हिमालय, विशाल हिमालय या हिमाद्री से कहा जाता है, ठीक है, या बृहद हिमालय भी से कहा जाता है। दूसरा आता है भैया मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल से कहा जाता है, ठीक है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल से कहा जाता है। और तीसरा आता है वाह्य हिमालय, या इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महान हिमालय, विशाल हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय की। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उसका विस्तार की मात्रा सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। इसमें आने वाली कुछ पर्वत श्रेणियों की बात करें तो इसमें आने वाले कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को याद करने की एक ट्रैक है। ट्रैक क्या है? नंगा केटीएन, ना से क्या हो जाता है? नंदा देवी पर्वत, ठीक है, नंदा देवी पर्वत की मात्रा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की मात्रा, नंगा पर्वत कहाँ पर आता है? पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, ठीक है। नंगा के से हो जाता है कामेत पर्वत, टी से हो जाता है त्रिशूल पर्वत, एन से क्या होता है? नंगा केटीएन, एन से नंदा देवी पर्वत, ठीक है, नंदा देवी पर्वत। ये सभी कहाँ पर आते हैं? ये तीनों उत्तराखंड में आते हैं, ये तीनों उत्तराखंड में आते हैं। नंगा केटीएन, ठीक है, नंगा केटीएन। इसके अन्नधूला, मक्कार,
अन्नधूला मक्का, ठीक है, अन्नधूला मक्का, ठीक है। अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पर आती है? अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित है, अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित है। अन्नधूला, धूलागिरी चोटी भी नेपाल में स्थित है, ठीक है। अन्नधूला मक्कार, ठीक है, मकालू चोटी भी नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। ये 4 चोटियाँ कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम बात करें, देखो अन्नधूला जाके मक्कार, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नामचवर्मा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, नामचवर्मा, ठीक है, नामचवर्मा। ये प्रमुख चोटियाँ हुई। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की मात्रा तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर है। जैसे चीन में चोमोलंगमा और नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जॉन एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। इसके बाद तक कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत में स्थित है सबसे ऊंची चोटी, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नामचवर्मा, ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत की मात्रा जो भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय की सबसे चोटी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महान हिमालय में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। तो देखो महान हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर आता है, गंगोत्री ग्लेशियर आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर आता है, ठीक है। ठीक है, गोसाई धाम ग्लेशियर आता है, गोसाई धाम ग्लेशियर आता है। सतोपंथ ग्लेशियर आता है, चोरावारी ग्लेशियर आता है, चोरावाली ग्लेशियर आता है, ठीक है। गोसाई धाम ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चोरावारी ग्लेशियर और जैमू ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, ये प्रमुख रूप से ग्लेशियर आते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रमुख रूप से ग्लेशियर आते हैं, ठीक है। ये प्रमुख रूप से ग्लेशियर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद महान हिमालय को लघु हिमालय से, महान हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। अब आता है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, या से हिमाचल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4700 मीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भैया? 3700 से 4500 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विस्तार की मात्रा महान हिमालय के दक्षिण में यह फैला हुआ है, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जाकर कहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जाकर हिमालय से ही मिल जाता है। यह छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर कहा जाता है? इसे पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। नागटिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में, ठीक है। नागटिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में आता है। और महाभारत श्रेणी नेपाल में आती है, महाभारत श्रेणी नेपाल में आती है, ठीक है। ये 4 श्रेणियों में यह बटा हुआ है, ठीक है। महान हिमालय से निकलने वाली हिमालयी नदियाँ यहाँ पर कुछ घाटियों का निर्माण करती हैं, कुछ घाटियों का निर्माण करती हैं, कुछ घाटियों का निर्माण करती है, जैसे कि कुक्का लाहू, ठीक है। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति, ठीक है। का से कांगड़ा घाटी, ठीक है। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, ये प्रमुख घाटियाँ आती है। मसूरी घाटी, ठीक है। तो सबसे पहले मात्र कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो कुल्लू और कांगड़ा घाटी का निर्माण जो करती है वह कौन सी नदी करती है भैया? ये व्यास नदी करती है, ठीक है। कुल्लू और कांगड़ा घाटी का निर्माण व्यास नदी करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी करती है, ठीक है। और इसके बाद काठमांडू घाटी का निर्माण करती है बागमती नदी, और मसूरी घाटी का निर्माण करती है यमुना नदी। यमुना नदी मसूरी घाटी का निर्माण करती है। मसूरी घाटी उत्तराखंड में स्थित है, काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कश्मीर घाटी कश्मीर में स्थित है, ठीक है। लाहौल स्पीति लद्दाख में स्थित है शायद, ठीक है। हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर मिट्टियाँ लाई जाती हैं। हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण, इन घाटियों में मैदानों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। मैदानों का निर्माण होता है। एक कश्मीर में एक मैदान बनता है, जिसे करेवा का मैदान कहा था, जो कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाफरान किस्म की खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद लघु हिमालय के ढलानी क्षेत्र पर उगने वाले घास के मैदानों को क्या कहता है? लघु हिमालय के ढलानी क्षेत्रों में उगने वाले घास के मैदानों को गुलमर्ग, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहा जाता है। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य में कुछ घाटियों का निर्माण होता है, जिन्हें पूर्व में द्वार पश्चिम में दून कहा जाता है, पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र यानी कि हिल स्टेशन भी आते हैं, ठीक है। लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से
मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। इसको आता है बाह्य हिमालय, या इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से आता है। ठीक है, हिमालय का 5% का आता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। और इसकी विस्तार की मात्रा है तो देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से, पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से कोसी नदी बिहार तक यह फैला हुआ है, कोसी नदी बिहार तक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में यह फैला हुआ है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अब देखो इसे इसकी चोटियाँ कौन कौन सी हैं, देखो इसकी चोटियों की मात्रा देखो जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ पर आती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित हैं। अब आती है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ केवल 100 किलोमीटर में ही फैली हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ थे, डमी अमी पट, ठीक है, डाफला की पहाड़ियाँ, ठीक है, डमी मी से मिसमी की पहाड़ियाँ, ठीक है, मिशमी की पहाड़ियाँ, ठीक है, मिशमी की पहाड़ियाँ, डाफला की पहाड़ियाँ, मिशमी की पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, ठीक है, मिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ियाँ, डमी अमी पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, ठीक है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ आती हैं, उनकी सबसे चोटी कौन सी है, इनकी सबसे चोटी इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट सारामती है। ठीक है, सारामती, ठीक है, माउंट सारामती है। इसके बाद माँ से मणिपुर में मणिपुरी की पहाड़ियाँ आती हैं, मणिपुरी की पहाड़ियाँ आती हैं। और मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ आती हैं, और मिजो की पहाड़ियों की सबसे चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन है। ठीक है, इसके बाद असम की मात्रा, असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, असम की मात्रा तो असम में मिकिर पहाड़ियाँ आती हैं। असम में कौन सी है, मिकिर पहाड़ियाँ हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ियाँ हैं। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। अब हम बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हिमालय प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें, सिडनी वोराड ने हिमालय को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। सिडनी वोराड के द्वारा हिमालय को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आता है पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, पहला आता है पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। हिमालय को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, 560 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, कुमायूं हिमालय की बात करें 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, नेपाल हिमालय की बात करें तो 800 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और भारत का यह हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, नेपाल हिमालय। उसके बाद असम हिमालय की बात करें तो देखो असम हिमालय जो है वह 720 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इनका विस्तार की मात्रा तो चीज़ का तीव्र से याद रख लियो। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का कौन सा है, पंजाब हिमालय है। ठीक है, सतलज नदी से लेकर शीश का काली नदी तक का क्षेत्र कुमायूं हिमालय है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र असम हिमालय है। ठीक है, असम हिमालय है। हिमालय कार्य रैली की शुरुआत 1980 में हुई थी। इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 की मात्रा तो हम बात करेंगे उत्तर के मैदानी भाग की। ठीक है, अब उत्तर के मैदान की भाग की मात्रा देखो, उत्तर मैदानी भाग का निर्माण 3 नदियों द्वारा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के भारतीय प्लेट के गर्त में जमा करने से हुआ है। ठीक है, गर्त में जमा करने से हुआ है। इसकी मात्रा तो देखो इसके विस्तार की मात्रा तो पश्चिम से पूर्व तक ये 3200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है 150 से 300 किलोमीटर के एरिया में। और इसकी मोटाई की मात्रा तो 1000 से 2000 मीटर इसकी मोटाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है, भावर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, भावर की मात्रा तो यहाँ पर हिमालय नदियाँ जो होती हैं वह मोटे अवसादों को जमा करती हैं। और यहाँ पर हिमालय नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, लुप्त हो जाती हैं। फिर आता है तराई यहाँ पर हिमालय नदियाँ छोटे अवसादों को जमा करती हैं। और यहाँ पर हिमालय नदियाँ पुनः उजागर हो जाती हैं, दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर आता है बांगर यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और उसके बाद खादर क्षेत्र आता है। खादर क्षेत्र की मात्रा यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, और बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अब हम देखेंगे उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो उसे भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, ठीक है, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इस गंगा के मैदान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा के मैदान की मात्रा उसे 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान की मात्रा उसमें पश्चिमी यूपी आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। और इसी का हिस्सा है क्या, तराई, इसी का हिस्सा है भावर, यानी कि कम उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसी का हिस्सा है तराई, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है दलदली क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य गंगा के मैदान अवध से लेकर मगध तक फैला हुआ है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें आता है।
यानी कि हम बात करें इसमें खादर क्षेत्र आता है, ठीक है, खादर क्षेत्र आता है। इसके बाद निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा के मैदान में आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इसी में कौन सा क्षेत्र आता है, खादर क्षेत्र आता है, ठीक है, उसमें बांगर, इसमें खादर, ठीक है, ठीक है, खादर क्षेत्र आता है, इसमें खादर क्षेत्र आता है, खादर क्षेत्र आता है, यानी कि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र जो है वह यहीं है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र यहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो मरुस्थलीय प्रदेश से उत्तर के मैदान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की मात्रा, देखो प्रायद्वीपीय पठार की मात्रा 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संपूर्ण भारत का 48% हिस्सा है। सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की मात्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। इसके सबसे उत्तर में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वह कौन सी है, रायसीना पहाड़ियाँ। सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। सबसे पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, गिर पहाड़ियाँ। सबसे पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, गिर पहाड़ियाँ। सबसे पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड में आती हैं, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है। इसके उत्तर में जो है उसे क्या कहता है, मध्य उच्च प्रदेश कहता है, और इसके दक्षिण में दक्कन का पठार यह कहलाता है, ठीक है। और संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक तो है पहाड़ियाँ और दूसरा है पठार, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ियों की। पहाड़ियों में सबसे पहले आती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की मात्रा है तो यह सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसका विस्तार की बात करें तो देखो अहमदाबाद गुजरात है, ठीक है, पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक यह फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, और उसका सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान राज्य में है, ठीक है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की मात्रा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब यहीं पर यदि हम बात करें तो देखो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह दक्षिण की तरफ मोटी चौड़ी होती है और उत्तर जाते जाते यह सक्रिय होती चली जाती है। इसके पश्चिम की मात्रा तो इसके पश्चिम से लूनी नदी बहती है, और इसके पूर्व से बनास नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, बनास नदी प्रवाहित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पिपली घाट दर स्थित है। अब दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है, इसे कहता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मात्रा ब्लॉक पर्वत, भ्रशोंत पर्वत का ये एग्जाम्पल है। इसके विस्तार की मात्रा तो गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक यह फैली हुई पर्वत श्रृंखला, ये 4 श्रेणियों में विस्तारित है। इन 4 श्रेणियों की याद करने के लिए एक ट्रिक है BHK, ठीक है, BHKP, ठीक है। 20 है विंध्याचल श्रेणी, यह मध्य प्रदेश में ही आती है, ठीक है। भांडेर श्रेणी यह भी मध्य प्रदेश में आती है। कैमूर श्रेणी यह बिहार में आती है, और पार्श्वनाथ श्रेणी है कहाँ पर आती है, झारखंड में आती है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी है, जिसे सद्भावना शिखर कहता है, या कलुमार या कालुम्य शिखर कहा जाता है, जो कि किस श्रेणी का हिस्सा है, भांडर श्रेणी का हिस्सा है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल को उत्तर भारत का और दक्षिण भारत की विभाजक सीमा रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य विभाजक की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की मात्रा देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की मात्रा यह भी एक ब्लॉक पर्वत, भ्रशोंत पर्वत है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके विस्तार की मात्रा, इसका विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, और 5 श्रेणियों में बटी हुई है, ठीक है, 5 श्रेणियों में बटी हुई है। इस श्रेणियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है गिरागाम में, ठीक है। गिर पहाड़ियाँ गुजरात में आती हैं। रा से क्या है, राजपिपला की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में आती हैं। गिरा गा से ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में आती हैं, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ ये भी मध्य प्रदेश में आती हैं। मेकाल श्रेणी ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में आती है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे छोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में आती है। और दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, अमरकंटक है, जो कि मेकाल श्रेणी में आती है। अमरकंटक को विंध्याचल सतपुड़ा का मिलन स्थल कहा जाता है। इसके बाद अगली पर्वत श्रृंखला आती है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की मात्रा देखो, पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की मात्रा, इसका विस्तार ताप्ती नदी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तमिलनाडु तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला 6 राज्यों में फैली है ये, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और इसके विस्तार कितना 16,000 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका प्राचीन नाम क्या है, सह्याद्री पर्वत है। और 16 डिग्री चैनल जो कि गोवा से होकर गुजरता है, इसे 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की बात करें, उत्तरी सह्याद्री की सबसे चोटी कौन सी है,
उत्तरी सह्याद्री की सबसे छोटी कलसुबाई है, कालसुबोई है, ठीक है, कालसुबोई है जो कि महाराष्ट्र में आती है। और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, तो महाबलेश्वर है, ठीक है, महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर की खास बात क्या है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे छोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक में आती है। कहाँ पर आती है, कर्नाटक में आती है। और दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, ब्रह्मगिरी चोटी है। ब्रह्मगिरी चोटी की खास बात, इसका दूसरा नाम पुष्पगिरी है, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी इसी कहा जाता है। और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। किसका उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, ठीक है, पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। इसके बाद है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की मात्रा देखो, पूर्वी घाट का विस्तार की मात्रा, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी उड़ीसा से लेकर, ठीक है, महानदी उड़ीसा से लेकर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। ये लगातार नहीं है, टुकड़ों के रूप में बटी हुई है, ठीक है। तो इसकी चोटियों की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी चोटियों का क्रम, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक क्या है, मान पावे जैसी, ठीक है, मान पावे जैसी में से महेंद्रगिरी चोटी, जो कि महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर आती है, उड़ीसा में आती है, जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी चोटी, ठीक है, उड़ीसा में आती है, ठीक है। इसके बाद अरमाकोंडा चोटी आंध्र प्रदेश में आती है। नल्लामलाई की पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में आती है, मान पावे पास है। पालनी की पहाड़ियाँ, ये भी आंध्र प्रदेश में आती हैं। बेस है वेणुकोंडा की पहाड़ियाँ, ये भी आंध्र प्रदेश में आती हैं, मान पावे जैसी। जैसे जवादी की पहाड़ियाँ और सी से सेवरॉय की पहाड़ियाँ, ये दोनों कहाँ पर आती हैं, तमिलनाडु में आती हैं, ठीक है, तमिलनाडु में आती हैं। ये पूरी पर्वत चोटियाँ हुई हैं, ठीक है। देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, ठीक है, अरमाकोंडा चोटी जो कि आंध्र प्रदेश में आती है, पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ियों की। नीलगिरी पहाड़ियों की मात्रा है तो देखो, नीलगिरी की पहाड़ियों के विस्तार की मात्रा, उनका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहा था। अब नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे छोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है। कौन सी, डोडा बेटा है, जो कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर ऊटी ओटकमंड हिल्स स्टेशन स्थित है। अब नीलगिरी पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाबहार वनों को क्या कहता है, सुलास कहा जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ज़्यादातर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की बात करें तो उनका विस्तार कर्नाटक और केरल में है। इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे छोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, अन्नाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाँ, सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों में ज़्यादातर हाथी निवास करते हैं, इसलिए इन्हें हाथी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, हाथी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों की मात्रा, उनका विस्तार भी केरल और तमिलनाडु में। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ हैं इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इलायची की पहाड़ियों की बात करें तो इलायची की पहाड़ियों की सबसे छोटी कौन सी है, अगस्तमलाई चोटी, ठीक है। अगस्तमलाई चोटी एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ताम्रपर्णी नदी, जिस पर पापनासम परियोजना तमिलनाडु में बनी हुई है। एक और पहाड़ियाँ आती हैं जिन्हें क्या कहता है, पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ियों की मात्रा विस्तार तमिलनाडु में है। सबसे छोटी कौन सी है, कोडाईकनाल है, ठीक है, कोडाईकनाल है, ये एक हिल स्टेशन है। कोडाईकनाल क्या है, एक हिल स्टेशन है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे आती हैं, तालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनिकुटा दर्रा। तालघाट और भोरघाट की मात्रा तो महाराष्ट्र में स्थित है। तालघाट, भोरघाट की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। पालघाट और सैनिकुटा जो है वह केरल में स्थित है। पालघाट और सैनिकुटा दर्रा केरल में स्थित है। तालघाट की मात्रा तो देखो, तालघाट मुंबई को जोड़ेगा नासिक से। भोरघाट जोड़ेगा मुंबई को पुणे से, मुंबई को जोड़ता है पुणे से। इसके बाद पालघाट की मात्रा तो कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से। और सैनिकुटा दर्रा की मात्रा तो मैसूर को जोड़ता है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। ये सभी पहाड़ियाँ हमने देख ली।